हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैं दो लेक्चर ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, ये तीसरा लेक्चर है और मैं चाह रहा हूं ना कि एक लेक्चर और प्रोवाइड कर दूं ताकि सारा क्वेश्चन निचोड़ करके आपके पास तक पहुंच जाएगी। एग्जाम हॉल घुसने से पहले मैंने जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं, जितना सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं, सारा को अच्छे ढंग से देख लेना है। कहां पे मिलेगा? प्ले लिस्ट में जाना है, आपको सर्च करना है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, मिसाइल क्लासेस के चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, आपको सारा लेक्चर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास को यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पिछला क्लास में हम लोगों ने यहीं से छोड़े थे। पहला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या कमियां हैं। वस्तु विनिमय जो प्रणाली है इसकी क्या कमी रह गई है, याद रखिएगा, एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त की वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ पे बनकर ये तैयार होता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली एक्चुअली है क्या। समझते हैं, मुद्रा के बिना प्रत्यक्ष रूप से वस्तु को बदले वस्तु को लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। मैं थोड़ा सा मैं बात में बता दूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। पहले जमाने के लोग के पास ना पैसा नहीं होता था। क्या पैसा नहीं होता था, लेकिन लोगों के पास क्या होता था, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जैसे अभी हम लोग आवश्यकता को पूरा करते हैं, उस समय में भी लोगों को आवश्यकता पूरा करनी पड़ती थी। लेकिन लोग कैसे पूरा करते थे कि मान लेते हैं कि मेरे घर में मुझे आलू की आवश्यकता है और मेरे घर में भरपूर प्याज है। किसी दूसरे व्यक्ति के घर में भरपूर आलू है लेकिन प्याज नहीं है। तो मैंने हम लोग दोनों व्यक्ति आपस में बैठकर बात की, अरे बाबू, ए लाला, देखो तुम्हारे घर में आलू है, मेरा घर में प्याज है, तुम 10 किलो आलू ले लो, 10 किलो प्याज मुझे दे दो, तुम्हारा भी आवश्यकता पूरा हो जाएगी, मेरा भी आवश्यकता पूरा हो जाएगी। तो इस तरह से लेन देन को ही हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। बिना पैसा का लेन देन को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मुद्रा के बिना प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के बदले वस्तु को लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। या इस प्रणाली में वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय एक दूसरे के लिए किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने गेहूं देकर दूसरे व्यक्ति से चावल ले सकते हैं, मैंने जस्ट बताया, गेहूं देकर चावल ले सकते हैं। कमियां, इसमें पहला जो कमियां आती है ना मेरे दोस्त, इसमें वस्तु का ना विभाजन नहीं होता है, इसमें वस्तु का विभाजन नहीं होता। समझते हैं, पहला क्या होता है, मूल्य संचय का अभाव। मूल्यों को वस्तुओं के रूप में संचित करने में विभिन्न कठिनाइयां आती है। अनाज, फल आदि को संचित नहीं किया जा सकता है। मान लेते हैं, पहला पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, मूल्य का संचय का अभाव, मतलब हम लोग इसको स्टॉक करके नहीं रख सकते। जैसे मेरे पास मान लेते 1 करोड़ रुपया है, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मान लेते मेरे पास 1000 रुपये पैसा है। 1000 रुपये पैसा को ना हम जब तक चाहेंगे तब तक हम स्टॉक करके रख सकते हैं, लेकिन हम लोग आलू को, चावल को रख सकते नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए ना ये वस्तु विनिमय प्रणाली का पहला कमी निकल कर आया था। 2 आवश्यकताओं का दोहरे संयोग का अभाव। दो ऐसे व्यक्ति जिनके पास उपस्थित वस्तुओं का एक दूसरे को जरूरत हो उसे दोहरे संयोग का अभाव कहते हैं, जिसका अभाव रहता है। 3 सामान्य मापदंड का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसे कोई सामान्य इकाई नहीं है जो वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को माप सके। याद रखिए, कोई भी ऐसा मेजरमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा यंत्र नहीं है जिससे हम लोग, याद रखिए, कि वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को हम लोग माप सके। पॉइंट नंबर 3, भविष्य में भुगतान करने की समस्या। इस प्रणाली में वस्तुओं का भविष्य में भुगतान करने में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। मतलब इसको हम लोग भविष्य में भुगतान नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि आलू लेकर रख लेते हैं और 2 साल 4 साल के बाद किसी व्यक्ति को अगर मान लेते हैं कि आलू की आवश्यकता मेरे पास ज्यादा अभी है, अगर मान लेते हैं 5 किलो उपयोग करने के बाद 5 किलो जो बच गया है उसको मैं 2-3 साल के बाद अगर किसी दूसरा व्यक्ति को देना चाहूंगा और उससे मुझे मिर्च लेना है, तो मैं भी इस तरह से नहीं कर सकता। मतलब भविष्य के लिए भी अब संचित के रूप में नहीं रख सकते। ये था सर वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा 5 मार्क्स का। और डरना नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना एक ही क्वेश्चन है, डर लग रहा है। डर, मेरे भाई, डर के आगे जीत है, क्यों डर रहे हैं आप लोग? अरे डरना नहीं है, इस इकोनॉमिक्स कोई बाघ थोड़े ना कि आपको खा जाएगा, बहुत सिंपल सा है। इकोनॉमिक्स जो है ना बहुत सरल लैंग्वेज है, विश्वास नहीं होगा आप लोगों को, यकीन नहीं होगा, बस हाँ शर्त है कि समझाने वाला सही हो, समझने वाला भी सही होना चाहिए। ठीक है, दोनों का जब तालमेल बैठ जाती है ना तो फिर कोई टॉपिक हार्ड नहीं लगता है मेरे दोस्त, समझिएगा। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है। मुद्रा किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर करती है। सबसे पहले मुद्रा का कार्य, विनिमय का माध्यम। मुद्रा का कार्य क्या होता है समझते हैं। ठीक है, उपभोक्ता अपने वस्तुओं को बेचकर मुद्रा प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता जो है अपने वस्तुओं को बेचकर
मुद्रा प्राप्त करते हैं और उससे प्राप्त राशि को अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने में प्रयोग करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास पूरे धान का गोदाम है, उस धान के गोदाम को मैं बेच देता हूं तो मेरे पास पैसा आएगी। पैसा से हम अपने घर की जरूरत के सामान खरीद सकते हैं, हम अपने बाइक खरीद सकते हैं, इस तरह से हम अपने आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यह है पहला मुद्रा का कार्य। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, मूल्य का संचयन। धन, संपत्ति, संसाधन आदि को मुद्रा के रूप में संचित कर रखा जा सकता है। लोग धन, अनाज इत्यादि को बेचकर मुद्रा के रूप में मूल्य को प्राप्त करते हैं और उसे भविष्य में उपयोग करने के लिए, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, करने के लिए रख देते हैं। अगर आपको इसे स्टूडेंट्स आपको पॉइंट नंबर 2 नहीं समझ में आया है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए। मूल्य का संचयन, धन, पैसा, संपत्ति, पैसा, संसाधन आदि को मुद्रा के रूप में संचित कर रखा जा सकता है। लोग धान, अनाज इत्यादि बेचकर मुद्रा के रूप में मूल्य को प्राप्त करते हैं। हम लोग कोई सामान को बेचते हैं तो पैसा प्राप्त होता है ना, और उसे भविष्य में उपयोग करने के लिए रख लेते हैं। और उसे हम भविष्य के लिए बोलते हैं ना, ये बेचेंगे हम लोग, ये बैल को बेच देंगे और हम लोग घरों की छत की ढलाई करेंगे, तो ये भविष्य के लिए हम लोग रख सकते हैं एक प्रकार का। यस या नो मेरे दोस्त, समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 3, मूल्य का मापक। मुद्रा के द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य आसानी से मापा जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति तथा तरलता का गुण होने के कारण इसके आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। ठीक है। चलिए सर अगला पॉइंट में आते हैं। सर, याद रखिएगा मुद्रा प्रणाली को दूर करने की कमियां, क्या क्या कमियां हैं। पॉइंट नंबर 1, मुद्रा एक सामान्य मापदंड है। मुद्रा एक प्रकार का क्या है, सामान्य मापदंड है। मुद्रा एक सामान्य मापदंड के रूप में कार्य करता है। मुद्रा जो है एक तरह का सामान्य मापदंड के रूप में कार्य करते हैं। अब मुद्रा के रूप में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों को मापा जा सकता है। याद रखिएगा, मुद्रा एक सामान्य मापदंड के रूप में कार्य करता है। मुद्रा जो है एक सामान्य मापदंड के रूप में कार्य करते हैं। अब मुद्रा के रूप में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों को मापा जा सकता है, जबकि मुद्रा के प्रचलन के पूर्व वस्तु विनिमय में सामान्य मापदंड का अभाव है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव की समाप्ति। देखिए, मुद्रा के प्रचलन से अब दो व्यक्तियों के बीच वस्तु तथा सेवाओं का आदान प्रदान होगी। ठीक है। मूल्य का संचयन, ये है सर हम लोग का वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कमियां हैं, इस तरह से हम लोग पहले दूर कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको यह क्वेश्चन पता होना बहुत जरूरी है कि मुद्रा का क्या क्या कार्य है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन तो आपका आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन मुद्रा का जो कार्य है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा मेरे भाई, मुद्रा का जो कार्य है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप लोगों को देख लेना है। अब आते हैं सर व्यावसायिक बैंक के कार्य कौन कौन से हैं। जो व्यावसायिक है, याद रखिएगा कमर्शियल बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका कार्य क्या है। देखिए, पहला ऋण और अग्रिम एडवांस प्रदान करना। पहले लोन और एडवांस प्रदान करना। व्यावसायिक बैंक अर्थव्यवस्था में आर्थिक एजेंट को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करता है, जैसे नगद, साख, मांग ऋण, अल्पकालीन ऋण। मतलब थोड़े समय के लिए ना ऋण देते हैं, ज्यादा समय के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए देते हैं क्या, ऋण, कि जाओ तुम बिजनेस करो और जो भी प्रॉफिट होगी मैं 2% 4% इंटरेस्ट ले मुझे दे देना, बाकी आप प्रॉफिट जितने भी होगे आप रख लेना। तो इस तरह से जो हम लोग का व्यावसायिक बैंक है, व्यापारिक बैंक जिसे हम लोग बोल सकते हैं, तो ये थोड़े समय के लिए लोगों को, खास करके गरीब किसानों को लोन देते। सिंपल भाषा में लिखना, मैं जिस तरह से बोल रहा हूं, ना कि इस तरह से। ठीक है। पॉइंट नेक्स्ट, जनता से जमा स्वीकार करना। क्या मेरे दोस्त, जनता से जमा स्वीकार करना। व्यापारिक बैंक जनता से चालू खाते में जमा, समाधि जमा खाते में जमा और बचत बैंक खाते में जमा स्वीकार करते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, बैंक के अभिकर्ता के रूप में कार्य। याद रखिए, कमर्शियल बैंक यानी व्यावसायिक बैंक का फंड जो होती है का संग्रह, तरलता की आपूर्ति, फाउंडेन का ट्रांसफरन आदि कार्य करते हैं। ये है सर हम लोग का व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक का एक छोटा सा मैं पहलू बता दूं मेरे दोस्त, याद रखिए, पहलू नहीं, आपको लॉजिक में बता दूं। व्यावसायिक बैंक उस बैंक को कहते हैं जो छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे किसान को आसानी से अल्पकालीन, शॉर्ट समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए ऋण देते हैं कुछ % लेकर। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक को ना एक तरह का जनता का बैंक भी कहा जाता है, इसको भी आप लोगों को नजर रखना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की मौद्रिक नीति के उपकरण निम्नलिखित में से हैं, क्या क्या है मेरे दोस्त। देखिए, आपका CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद कोष अनुपात, इसे अनगद आरक्षित अनुपात भी कहते हैं। आरबीआई प्रत्येक बैंक को
के लिए जमाओं के एक निश्चित अनुपात को तय कर देता है, जो प्रत्येक बैंकों को अपने पास रखना आवश्यक हो जाता है। यह इसलिए किया जाता है, याद रखिएगा मेरे भाई, यह इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी बैंक ज्यादा ऋण ना दे सके। CRR केस के फॉर्म में RBI के पास रहती है। SLR याद रखिएगा मेरे दोस्त, वैधानिक तरलता अनुपात, यह तरलता का प्रबंध करने के लिए RBI द्वारा नियोजित एक मौद्रिक उपकरण है। इसे सोना, नगद, सरकारी प्रतिभूति या RBI द्वारा अनुमोदित बॉन्ड के रूप में बनाए रखना आवश्यक होता है। यह सर भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति का कौन कौन से उपकरण है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को देखना है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का छपेगी। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप रहा है, समझिएगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, याद रखिएगा MPC, मार्जिनल प्रोस्पेक्टिंग टू कंज्यूमर है, ठीक है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, यह किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, सबसे पहले लिखना उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। उपभोग में परिवर्तन मतलब कंजक्शन तथा आय में परिवर्तन, इनकम में परिवर्तन को ही हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, तथा इससे हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं, सी से हम लोग दर्शाते हैं। जैसे MPC, क्या मेरे भाई, MPC इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। क्या होता है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, ठीक है, समझिएगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के याद रखें, उपभोग में परिवर्तन, उपभोग में जो भी उपभोग होती है उनमें परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अब इससे ना इसको प्रूव करना होगा, बस यही आपसे कहा गया, इसको प्रूव करके दिखाना होगा। जैसे MPC इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, जहां डेल्टा C इक्वल टू C2 माइनस C1, उपभोग में परिवर्तन डेल्टा Y मतलब Y2 माइनस Y1। अब Y2 मतलब Y1 क्या है, Y2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है। अगर ये समझना है तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उनको देखिए। मैं बेहतरीन तरीके से बताया हूं कि अगर इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आ जाए तो कैसे आपको सॉल्व करना है, ये भी कंडीशन आप लोगों को अच्छे ढंग से आप लोगों को मैं बता चुका हूं, ठीक है। आते हैं सर, MPC का मान हमेशा 0 से अधिक तथा 1 से कम होती है। याद रखिएगा 0 से अधिक होती है लेकिन 1 से क्या होती है, सॉरी 0 से मेरे दोस्त याद रखिएगा 0 से क्या होता है, अधिक होती है, लेकिन 1 से क्या होता है, कम होती है। हमेशा MPC का मान 0 से अधिक होती है और 1 से कम होता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS के बीच संबंध, याद रखिएगा इसका रिलेशन कैसे दर्शाना है, जैसे आप सभी को अच्छी तरह से मैं बताया हूं, ये आपको लिखना ही होगा बाबू। उसके बाद आपको रिलेशन कैसे दर्शाना है, जैसे हम लोग कल ही पढ़ चुके MPC प्लस MPS इक्वल टू कितना होता है, 1। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं MPC इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPS, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग को प्रूव करना था जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप इजिली से कर लेंगे। अच्छा आपको पता है एक फॉर्मूला K इक्वल टू 1 अपॉन MPS, K इक्वल टू K मतलब गुणांक होता है 1 अपॉन 1 माइनस MPC, ये होता है ना, तो यही K मतलब गुणांक, K मतलब गुणांक, तब से गुणांक पूछा गया है कि गुणांक से आप क्या समझते हैं, समझिएगा। 1936 में J.M. किन्स्की ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, सबसे पहले तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक का लेखक कौन होगी, J.M. किन्स। में निवास गुणांक का प्रतिपादन किया, यह आय में परिवर्तन बटा निवेश में परिवर्तन के अनुपात को ही हम लोग दर्शाते हैं, निवेश में। याद रखें मेरे दोस्त, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। आय में परिवर्तन, इनकम में चेंजिंग डिवाइडेड बाय निवेश में परिवर्तन को ही हम लोग बोलते हैं निवेश गुणांक। उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों को अब समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अगला क्वेश्चन उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं वही क्वेश्चन आपको बताऊंगा। हाँ, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, जो मैंने ऑलरेडी अभी बताया हूं, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। सीमांत बचत प्रवृत्ति, समान उपभोग प्रवृत्ति, दोनों में को मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना।
औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूमर, यह उपभोग की मात्रा एवं आय की मात्रा का अनुपात है। ये उपभोग की मात्रा एवं आय की मात्रा का अनुपात है। एपीसी औसत उपभोग प्रवृत्ति, सी मतलब उपभोग की मात्रा, वाई मतलब आय की मात्रा। मैं सारा चीज लिख दिया हूं ताकि एक छोटे छोटे बच्चे भी इसको समझ सके। सी का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब क्या होता है, सारा चीज मैं लिख दिया हूं। औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस एवरेज प्रोस्पेंसिटी और टू सेव, बचत तथा आय के मध्य अनुपात को बचत प्रवृत्ति कहते हैं। बचत तथा आय के मध्य अनुपात को हम लोग बचत प्रवृत्ति कहते हैं। इसको प्रूफ कैसे करना है मेरे दोस्त, समझिएगा। एपीएस इक्वल टू डेल्टा, सॉरी आपका एपीएस इक्वल टू एस अपॉन वाई। एपीएस औसत बचत प्रवृत्ति, एस मतलब बचत, वाई मतलब आय। याद रखिएगा जिस तरह से मैंने अभी आपको जस्ट बताया, कल मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ए एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक इसी तरह से आपको याद रखना होगा ए पी एस और ए पी सी का वैल्यू भी कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे एम का जगह सिर्फ ए लगा देना है, आपको सारा आंसर सेम टू सेम होगी। ठीक है। सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, इसको ध्यान नहीं देना आपको ज्यादा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्व व्यय पूंजी व्यय में भेद अंतर, यानी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या डिफरेंट है ये आपको बताना है। जिस व्यय से ना तो परिसंपत्ति का निर्माण होता है और ना ही देनदारियों की संख्या में कमी आती है, उसे राजस्व व्यय कहते हैं। जैसे पेंशन, देखिए व्यय, जिस व्यय से ना तो परिसंपत्ति का निर्माण होती है और ना ही देनदारियों की संख्या में कमी आती है, मरेंगे तभी कमी होगी, नहीं तो फिर कमी नहीं होगी। तो जैसे पेंशन, विधवा पेंशन हो, 60 साल का पेंशन हो, क्या व्यक्ति अगर घटेगी, मान लेते 2 व्यक्ति अगर मर गया 60 साल की उम्र के बच्चा नहीं बूढ़ा है, तो 2 और नया जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो इस तरह से घटेगी नहीं। आर्थिक सहायता, शिक्षा और रक्षा सेवा पर व्यय राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, इस व्यय से सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है। इस व्यय से सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है या देनदारियों में कमी आती है। और क्या होती है मेरे दोस्त, इसमें देनदारियों की कमी आती है। यह आवृत्ति प्रकृति के नहीं होती और यह आवृत्ति जो है प्रकृति का बिल्कुल नहीं होता है। जैसे विद्यालय भवन निर्माण में, पुराने ऋण के भुगतान आदि में की जाने वाली व्यय, पूरा पूंजीगत व्यय का लाभ एक ही लेखा वर्ष में प्राप्त ना होकर भविष्य में कई तक मिलता रहता है, कई सालों तक या कई दिनों तक, साल या कई दिनों तक मिलता रहता है। यह सर राजस्व व्यय और राजस्व पूंजीगत व्यय में डिफरेंट। अब आते हैं सर राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्या है, इसको मैं आपको एकदम साधारण लैंग्वेज में मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने के, बस आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। देखिए राजस्व घाटा जो होती है मेरे भाई, समझना इसको जरूरी है। राजस्व घाटा क्या है, याद रखिएगा। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध। राजस्व घाटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, यह सरकार द्वारा उधार लेने के कारण की ओर ध्यान आकर्षित करता है। राजकोषीय घाटा का फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति को ही हम लोग बोलते हैं राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट क्या है, यह कुल व्यय यानी राजस्व प्लस पूंजीगत को उधार छोड़कर कुल प्राप्ति पर अधिकता को दर्शाता है। ये है ना मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को रट्टा लगाना होगा, क्यों, क्योंकि इसको समझाने का और कोई दूसरे भाषा में मेरे पास अभी फिलहाल जुगाड़ नहीं है। राजकोषीय घाटा खास करके ये जो आप लोगों का दो आपका जो दिया हुआ है, इसको आप लोग खास करके ध्यान रखना होगा। ठीक है, समझिएगा। राजस्व घाटा का मतलब होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। राजकोषीय घाटा का मतलब होता है कुल व्यय माइनस उधार छोड़कर कुल प्राप्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। प्राथमिक घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा और भुगतान किए जाने वाले ब्याज के अंतर को ही प्राथमिक घाटा के नाम से जानते हैं। बाकी फॉर्मूला आप इजिली से यहाँ पे देख लेते हैं। बजट क्या है, व्हाट इज बजट, हाउ मेनी टाइप ऑफ बजट, बजट के प्रकार कितने होते हैं। सरकार के आय और व्यय, सबसे पहला अगर बजट का अर्थ पूछेगा, बजट का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, बजट का अर्थ क्या होता है समझिए। बजट का मतलब होता है, बजट शब्द लिया गया बुगेट से, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है, चमड़े का थैला। ठीक है, सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा को हम लोग बजट कहते हैं, जिसे वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किए जाते हैं। सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन है कि बजट कौन पेश करता है, वित्त मंत्री पेश करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। बजट भविष्य की योजनाओं तथा उद्देश्य के आधार पर अनुमानित आय और व्यय का औपचारिक विवरण है। बजट 4 प्रकार के होते हैं और चारों प्रकार के बजट को ध्यान से समझिए, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बजट,
संतुलित बजट मेरे भाई, संतुलित बैलेंस किसे कहते हैं? जितना कमाए हैं उतना ही खर्च किए, बैलेंस। यस या नो? जितना कमाए हैं उतना खर्च किए, बैलेंस। वही कहता है संतुलित बजट क्या है? जब सरकार की आय और व्यय आपस में बराबर हो तो उसे संतुलित बजट कहते हैं। कुल व्यय इक्वल टू कुल आय, जितना कमाए हैं उतना खर्च हुआ है, दैट इज कॉल्ड ऑफ बैलेंस। याद रखिएगा, बैलेंस। ठीक है, आशा करते हैं कि संतुलित बजट किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। लिख लेंगे ना मेरे दोस्त। आते सर असंतुलित बजट। असंतुलित बजट किसे कहते हैं? जब सरकार की आय और व्यय आपस में बराबर ना हो। जब सरकार की आय और व्यय आपस में बराबर ना हो सके कि 2 रुपया का कमाई हुआ है, 3 रुपया खर्चा हो गया, हो सके कि 5 रुपये का कमाई हो गया, 2 रुपये का खर्चा हो गया, तो ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है मतलब असंतुलित बजट। बैलेंस है संतुलित बजट, बैलेंस नहीं है असंतुलित बजट। ठीक है, अतिरिक्त बजट किसे कहते हैं? इसमें सरकार द्वारा प्राप्त आय उसकी व्यय से अधिक होती है। देखिए अतिरिक्त बजट, घाटे का बजट। देखिए अतिरिक्त बजट मतलब होता है ना मेरे भाई, अतिरिक्त मतलब होता है एक्स्ट्रा इनकम। 5 रुपया कमाए हैं, 2 रुपया खर्च किए हैं, इसी को बोलते हैं अतिरिक्त। अभी मेरे पास 3 रुपया मेरे पास बचा हुआ है, इसको बोलते हैं सर अतिरिक्त बजट। घाटे का बजट किसे कहते हैं? 5 रुपये कमाए हैं, 7 रुपया खर्चा हो गया, तो इसको हम लोग घाटे का बजट कहते हैं। समझिएगा, अतिरिक्त बजट किसे कहते हैं? इससे सरकार द्वारा प्राप्त आय उसके व्यय से अधिक होती है। इसमें सरकार द्वारा प्राप्त आय उसकी व्यय से क्या होती है? अधिक होती है। इसको हम लोग अतिरिक्त बजट कहते हैं। घाटे का बजट, इसमें कुल व्यय अधिक तथा कुल आय कम होती है। इसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है पर इनकम कम होती है, इसको हम लोग बोलते हैं घाटा। घाटा का मतलब सिंपल सा बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। घाटे का बजट किसे कहते हैं? पहला संतुलित बजट, जितना कमाए हैं उतना ही खर्च किए, संतुलित। असंतुलित मतलब कितना कमाए कितना उड़ाए हैं पता नहीं चल रहा है, असंतुलित। अतिरिक्त बजट 10 रुपया कमाए हैं, 2 रुपया का खर्चा हुआ, अतिरिक्त बजट। घाटे का बजट 10 रुपये कमाए हैं, 15 रुपये का खर्चा हो गया, इसको हम लोग घाटे का बजट कहते हैं। बाकी बजट किसे कहते हैं आप लोगों को समझ में आ गया सिंपल भाषा में। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का एक क्वेश्चन को समझना है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं समझिएगा। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी एक बार बता देता हूं स्पीड में। मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु है जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती है और आंतरिक प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं होता है। यह उत्पादन, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मैं बता चुका, ठीक है, इसको ज्यादा समय नहीं देना है। चलिए मेरा भाई, जिसमें समय नहीं देना है उसको हम लोग यहाँ पे देखना है। बाजार, हाँ, व्हाट इज मार्केट? बाजार से अभिप्राय, अच्छा जहां सामान बिकता है वो बाजार नहीं है मेरे भाई, ठीक है। सड़क में भी सामान बिकता है, बाजार उसे नहीं कहते जहां पर सामान बिकता है। दुकान में भी सामान बिकता है, नहीं। बाजार किसे कहते हैं समझिएगा। बाजार से अभिप्राय सामान्यतः वैसे किसी स्थान से जहां वस्तुओं या सेवाओं को बेचने एवं खरीदने की प्रक्रिया संपादित की जाती है। मतलब खरीदने के लिए भी और बेचने के लिए भी जब हम लोग संपादित करते हैं, याद रखिएगा, उसी को बाजार कहते हैं। अगर सिंपल सा भाषा में अगर सुनना चाहते हैं तो गौर से सुनिएगा। बाजार उस स्थान को कहते हैं जहां पे क्रेता हो और विक्रेता हो। जब कोई विक्रेता के सामने कोई भी विक्रेता बेचते होंगे और कोई भी ऐसे सामान को मूल्य पर आकर खड़े हो जाते हैं जिससे दोनों व्यक्ति संतुष्ट हो जाते हैं, इसी को हम लोग बाजार कहते हैं, मार्केट कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मुद्रा की परिभाषा दीजिए। एक वस्तुओं, ये क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स का आएगा। एक वस्तुओं जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है उसे मुद्रा कहते हैं। फिर से समझिए, एक वस्तुओं जो विनिमय के माध्यम से, एक वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मुद्रा कहते हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं? राजस्व प्राप्ति वह प्राप्ति है जिनसे ना तो कोई देयता उत्पन्न होती है और ना ही परिसंपत्ति में कमी आती है, जैसे कर, शुल्क आदि। देखिए अगर आपके पेपर में आ जाए मेरे दोस्त, क्या आ जाएगा कि आयात प्रतिस्थापन से आप क्या समझते हैं, तो आपको इस तरह से इसका उत्तर सही तरीके से करना है, ठीक है। बाकी मैं बता चुका हूं कि मांग का नियम क्या है, ऑलरेडी मैं बता चुका आप लोगों को, ठीक है। ज्यादा समय इसमें नहीं देना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो सब क्वेश्चन को अपने आप बताएंगे। सर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, मैं आज ही का वीडियो में, अगला वीडियो में बता चुका हूं। एक बार नहीं देखे तो जाकर आप लोग देख सकते हैं, टाइम पास नहीं करेंगे। हाँ, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के
सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य होता है। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे क्या लिखा है, घरेलू, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, राष्ट्र, यहाँ पे नेशनल होती है, और घरेलू मतलब अपने घर में जितना लेखा जोखा हुआ वो आपका सकल घरेलू है। पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में जो भी हुआ है उसको हम सकल राष्ट्रीय उत्पादन में रखते हैं। जीडीपी इक्वल टू जीएनपी माइनस विदेशी से प्राप्त शुद्ध आय, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस, यहाँ पे माइनस होगी मेरे दोस्त और यहाँ पे प्लस होगा। यह संकरनीय अवधारणा है या विस्तृत अवधारणा होती है। चलिए, मुद्रा विनिमय माध्यम क्या है ये आप लोगों को अभी पता चल गया होगा। चलिए सर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया हूं, बजट क्या है याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आ जाए पेपर में, ये जो मैथ क्वेश्चन दिया हुआ है, मैथमेटिक्स का जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आ जाए आपके पेपर में तो कैसे सॉल्व करना है समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझिए, बहुत सिंपल सा है। देखिए, ये आपको वस्तु की कीमत है, इसको हम लोग P1 कहेंगे, इसको हम लोग P2। क्वांटिटी मांग, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, इसको नहीं देखना। पहले बात तो इसको देखना ही नहीं है आपको। ठीक है, सबसे पहले सर आपसे याद रखिएगा क्या पूछा गया, मांग की कीमत लूज पूछा गया, मांग की कीमत लूज। डेल्टा पी निकालना है। डेल्टा पी का फॉर्मूला होता है P2 माइनस P1। P2 का वैल्यू दिया है 6, P1 का वैल्यू दिया है 8, मतलब बोल सकते हैं सर डेल्टा पी इक्वल टू आ गया -2, निकल के आ गया। अब आते सर डेल्टा क्यू का वैल्यू निकालना है। डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये आपका वैल्यू आ जाएगा Q2 माइनस Q1। Q2 का वैल्यू दिया है सर कितना 42, Q1 का वैल्यू दिया है सर कितना 32, जब घटाएंगे तो आएगा सर 10। यस या नो, बताएगा ना। और याद रखिए कीमत लोच, इसको हम लोग ईडी से जो इंडिकेट करते हैं इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ईडी जो फॉर्मूला आपका मांग की कीमत लोच का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा, याद रखिएगा मेरे भाई, क्या होता है मेरे भाई, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी इंटू, याद रखिएगा मेरे भाई, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी, P1 बटा Q1 होती है। डेल्टा क्यू का वैल्यू दिया मेरे दोस्त कितना, तो बोलेंगे सर 10। डेल्टा पी का वैल्यू दिया है कितना सर -2 इंटू P1 का वैल्यू दिया है सर कितना 8, Q1 का वैल्यू दिया है, Q1 कितना दिया सर 32, काट देते सर 8 4 32, यस या नो। फिर काटेंगे सर 2 5 10, तो आएगा सर हम लोग का 5/4, कितना आएगा 5/4। जब इनको इनसे डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो आएगा 1.25। बस आपको यही उत्तर कर देना है। बोलेंगे सर माइनस क्यों नहीं लिखे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलरेडी माइनस में होता है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर आपके सामने आ गया 1.25, जो बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, चलिए, मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन आ गया तो घबराना नहीं है मेरे भाई। ठीक है, और हाँ, जितना स्टूडेंट्स डर चुके हैं ना, इतना आप लोगों को डरना नहीं है। सिंपल से क्वेश्चन आगे, एक अधिकार बाजार क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब क्वेश्चन को खास करके आप लोगों को ध्यान देना है। संतुलित बजट, अधिक के बजट, घाटे का बजट की व्याख्या करें। संतुलित बजट अभी जस्ट मैं बताया हूं, ऐसा जितना कमाए हैं उतना खर्चा के संतुलित बजट। अधिक के बजट, जितना 10 रुपए कमाए हैं और 6 रुपए का खर्चा हो गया, तीसरा में अधिक हुआ प्रॉफिट, तो अधिक के बजट। घाटे का बजट, 10 रुपए कमाए हैं 12 रुपए खर्चा हो गया, घाटे का बजट। समझ में आ रहा है ना। चलिए, याद रखिएगा, क्वेश्चन पाते इस तरीके करके। बाकी मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को अगले क्लास में और एक क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। आपका यदि एक आधिकारिक वस्तु के लिए बाजार मांग वक्र Q इक्वल टू 25 माइनस 2P है, तो एक अधिकार के लिए कुल आगम वक्र ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 25 माइनस 2 इंटू, याद रखिएगा अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, क्या रहेगा, अच्छा यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं 1 दिया है P, ये जो ना लेक्चर 2 में मैं बता चुका हूँ, देखिएगा 2 दिया है, कुछ भी दिया है तो इस तरह से बोल सकते हैं सर 25 माइनस 4, ठीक है, ये आपका 21 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर आएगा। ये तो प्रूव करके दिखाया है मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका P का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ, एक बार जाकर आप लोग देखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारा है मेरे भाई, सारा क्वेश्चन को करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही सब हम लोगों को देखना है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जितना बताता हूँ मेरे भाई कि आप लोग अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे। और ये सब क्वेश्चन आज हम लोग ऑलरेडी मैं डिस्कस करवा चुका हूँ। अब हम बताएंगे सर मौद्रिक लागत क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा सर कि अवसर लागत क्या होती है, इसके बाद में बताऊंगा औसत लागत सीमांत लागत में क्या संबंध है, ये सब मैं बताने की आप लोगों को कोशिश करूंगा। यहाँ से एक बार आप लोगों को वीडियो कहीं पे रोक देते हैं, अगला वीडियो में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक